हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय छात्रों। आज हम लोग जो है एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का। आज हम पाठ 4 रासायनिक बलगतिकी की चर्चा करेंगे आप लोगों के बीच में। पाठ 3 तक का वीडियो जो है आपको दे दिया गया है। आज जो है नेक्स्ट पार्ट है पाठ 4, जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स की चर्चा होगी। केमिकल काइनेटिक्स क्या है, व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। तो रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा हमने लिखा है, इसको एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको देखते हैं कि ये क्या है। तो रासायनिक बलगतिकी आपके सामने लिखा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग अपक्रिया के वेग या वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा अपक्रिया के क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। कोई भी अपक्रिया जिसके अंतर्गत रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी अपक्रिया का वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा अपक्रिया के क्रियाविधि का वर्णन करते हैं या उसका अध्ययन करते हैं, तो उसे हम लोग रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम लोग क्या क्या अध्ययन करेंगे और क्या क्या इसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा पर गौर करते हैं, परिभाषा को समझते हैं कि रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा क्या है। एक बार फिर से ध्यान देंगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग किसी भी अपक्रिया के वेग या वेग को प्रभावित करने वाले कारक या उसके किसी भी क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया की जो क्रियाविधि है उसमें क्या क्या आता है। रासायनिक अपक्रिया क्रियाविधि में जो है उसमें ताप, दाब, सांद्रता, ये 3 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। कि किसी भी अपक्रिया का यदि हम ताप चेंज कर देते हैं तो वह अपक्रिया जो है संभव नहीं है। यदि हम उसका दाब में परिवर्तन कर देते हैं तब भी वह संभव नहीं है। उसके सांद्रता में परिवर्तन कर देते हैं तब भी वह संभव नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी अपक्रिया के वेग में और उसकी सांद्रता में और उसके ताप दाब में जब परिवर्तन करते हैं तो ये सारे अध्ययन किसके अंतर्गत आते हैं, रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत आते हैं। तो आज हमको इसी पाठ की चर्चा करनी है और हमको जानना है कि इस जो है पाठ में हम लोग अपक्रिया में कैसे जो है उसके ताप दाब, सांद्रता और अपक्रिया की कोटि का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन, अपक्रिया का वेग देखेंगे कि अपक्रिया का वेग क्या है। अपक्रिया का वेग क्या होता है, यानी कि अपक्रिया जिस वेग से आगे बढ़ती है। जब हम किसी केमिकल को केमिकल में मिक्स करते हैं या उसे मिलाते हैं तो कैसे जो है किसी अपक्रिया का एक अपक्रिया पूर्ण होती है, तो उस अपक्रिया का जो बढ़ता हुआ वेग होता है, अपक्रिया हमेशा आगे की ओर बढ़ती है, तो उस अपक्रिया का जो वेग होता है यानी कि जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया होती है, रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले हम उसको जानेंगे कि अपक्रिया का वेग किसे कहते हैं। रासायनिक बलगतिकी हो गया, रासायनिक बलगतिकी के बाद सबसे पहले आएगा रेट ऑफ रिएक्शन, अपक्रिया का वेग। अपक्रिया का वेग हम किसे कहते हैं। तो इकाई समय में क्रिया कारक या क्रिया फलों की सांद्रता में हुए परिवर्तन को हम लोग अपक्रिया का वेग कहते हैं। ये क्या है, इकाई समय में क्रिया कारक या क्रिया फलों की सांद्रता। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमने किसी अपक्रिया को लिया तो उसमें जो अभिकारक होते हैं, क्रिया कारक का मतलब वही है अभिकारक, इसको हम अभिकारक भी कह सकते हैं। ये एनसीईआरटी का शब्द होगा, चेंज हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं जैसे हमने H2 लिया प्लस Cl2 लिया, क्लोरीन गैस है और हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस। ये दोनों ही क्या है, अभिकारक हैं। जब हम अभिकारक को आपस में क्रिया कराते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसकी सांद्रता में परिवर्तन होता है। जैसे ही हम क्रिया कराएंगे, यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल हम लेंगे। मान लीजिए जल का बनना है, तो जल का कैसे बनना संभव है, पहले H2 फिर क्या है O2, हाइड्रोजन गैस और क्या होती है, ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस की 2 गुना मात्रा, ऑक्सीजन गैस की 1 गुना मात्रा, 2:1, यानी कि जो इसका रेशियो होगा वो 2:1 का जो रेशियो आएगा। तो उसमें हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिला देते हैं तो मिलाने के बाद समय परिवर्तन के साथ जैसे जैसे इसका समय चेंज होता है वैसे वैसे क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सांद्रता में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो सांद्रता परिवर्तन ही अपक्रिया का वेग हो जाएगा। कैसे होगा, इसको सिद्ध कर लेते हैं। जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो वह दोनों गैस होता है। किस अवस्था में होता है, गैस की अवस्था में होता है। लेकिन समय बीतने के साथ साथ जैसे जैसे समय बीतता है तो अपक्रिया का जो वेग होता है वो परिवर्तन होता है और परिवर्तन के साथ ये जो गैस है ये लिक्विड में चेंज हो जाता है। मतलब गैसीय अवस्था से यह द्रव अवस्था में चला जाता है। यही है रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अपक्रिया का वेग।
अभिक्रिया का वेग किस पर डिपेंड करता है? उस पदार्थ की सांद्रता पर, क्रिया कारक या क्रियाफलों की सांद्रता पर डिपेंड करता है। जिस मतलब मात्रा में उसकी सांद्रता में परिवर्तन होगा वही उसका वेग कहलाएगा। अगर 1 सेकंड में बदलता है तो 1 सेकंड में 2 सेकंड में कितना चेंज होता है, किस अनुसार चेंज होता है? जैसे हम लोग जल को बर्फ़ बनाते हैं, और सिंपल समझें तो जल को जब बर्फ़ बनाते हैं तो पूरा जल एक साथ फ्रिज में रखने पर एक साथ बर्फ़ नहीं बन जाएगा। उसमें क्या होगा कि वो जो जल है वो थोड़ा थोड़ा करके बर्फ़ बनता है। तो उसमें क्या है कि वो जो मतलब कण, जल के वो कण जो सबसे शुद्ध कण होंगे वो सबसे पहले बर्फ़ बनने की प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे। तो यहाँ पर एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि किसी भी अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए H2O2 से 2H2O बनने के लिए, जल बनने के लिए, जल क्या है? जल हमारा द्रव है, H2 क्या है? गैस है, और O2 भी क्या है? हमारा गैस है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसीय अवस्था में हैं और ये चेंज होकर किस में चले जाएंगे? द्रव। ये कैसे संभव है? जब इसमें इसका हम रिलेशन समझेंगे अभिक्रिया का वेग से। तो अभिक्रिया का वेग कैसे समझ में आएगा? इसमें ये दोनों गैस था, जब हमने इसको मिलाया, यानी कि किसी भी केमिस्ट्री में किसी भी केमिकल को किसी से मिलाते हैं, किसी तत्व को तत्व से मिलाते हैं या द्रव को द्रव से मिलाते हैं, कोई भी केमिकल या कोई भी हम प्रोसीजर लेते हैं, जो भी हम प्रक्रिया कराते हैं या कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, तो उसमें क्या होता है? तो जो पदार्थ होता है क्रिया कारक पदार्थ, यानी कि जो अभिकारक होता है, अभिकारक जो है उसकी जो सांद्रता में परिवर्तन जिस समय के अनुसार, जितने सेकंड में समय के अनुसार जितना परिवर्तन होगा समय के सापेक्ष, यहाँ पर लिखा है ना अभिक्रिया का वेग बराबर डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी। हिंदी में मैंने लिखा है अभिक्रिया का वेग बराबर क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन, यानी अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे क्या होगा? उसके जो परिवर्तन में लगा समय, उस सांद्रता के परिवर्तन में लगा समय। तो जितना अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होगा और जिस समय के साथ में परिवर्तन होगा, यानी कि अभिक्रिया का वेग बराबर डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी। डेल्टा का तात्पर्य यहाँ पर परिवर्तन से है। तो सांद्रता में परिवर्तन समय के सापेक्ष, जिस अनुसार समय के सापेक्ष उसकी सांद्रता में परिवर्तन होगा वही क्या हो जाएगा? वही उसका जो है अभिकारक का वेग हो जाएगा। एकदम आसान समझें, एकदम रियल भाषा में समझें, एकदम स्पष्ट समझें, क्योंकि आपको इसका कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, ना ही केवल लिखे वाला, आप लिखेंगे समझेंगे। क्या है? सबसे पहले पार्ट 4 रासायनिक बलगत की। रासायनिक बलगत की क्या? व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। तो जिस रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग या वेग से जुड़े हुए सारे मतलब जानकारियों को अध्ययन करते हैं, वेग परिवर्तन से लेकर के जितने भी हैं, या उसकी क्रियाविधि का, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि का हम अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग रासायनिक बलगति कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। केमिकल काइनेटिक्स के जस्ट बाद हमारी जो पहली हेडिंग होती है वो है अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग कैसे जानेंगे? इकाई समय में, यानी कि जिस समय में जितने समय में, इकाई समय में, या 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 4 सेकंड में, जितने समय में अभिकारक, क्रिया कारक यानी कि अभिकारक की सांद्रता मतलब शुद्धता, पदार्थ की जो शुद्धता है उसमें जिस हिसाब से परिवर्तन होगा, इकाई समय में जितना परिवर्तन होगा उसी को हम अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया का वेग मतलब होता है अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। अभिक्रिया का वेग बराबर डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी। इसका मात्रक हो जाएगा मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ये इसका मात्रक है इसका अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से सारा कुछ बना हुआ है। अभिक्रिया का वेग के बाद आएगा अभिक्रिया की कोटि, लेकिन उसके बीच में अभिक्रिया 2 प्रकार की, अभिक्रिया का जो वेग होता है उससे पहले अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, उसको वहाँ पे समझना, इसमें नहीं दिया गया है एनसीईआरटी बुक में, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि वहाँ पर आपको दिया होगा। अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक होती है जो स्लो रिएक्शन और एक होता है फास्ट रिएक्शन, तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया। कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं जो पलक झपकते ही पूर्ण हो जाती हैं, पलक झपकते ही जो अभिक्रिया पूर्ण हो जाती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं तीव्र अभिक्रिया, यानी कि फास्ट रिएक्शन। जैसे क्या होगा? जैसे आपने क्या किया, आपने मतलब किसी, जैसे अब ये है तेजाब है, तेजाब को हमने पानी में डाला या किसी पे डाला, जैसे हमने इसको कपड़े पर डाला तो तुरंत कपड़ा क्या हो जाएगा? जल जाएगा। ये फास्ट रिएक्शन है जो पलक झपकते सेकंड, कितने सेकंड में काम हो गया आपको पता ही नहीं चला। ठीक है, तो ये आपका फास्ट रिएक्शन। जैसे लोहे में जंग लगना, तो हम लोहे में तुरंत जंग नहीं लगवा सकते हैं, उसके लिए हमको क्या लगेगा? उसके लिए हमको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। लोहे को हम ला के रख देंगे तो उसमें 1 साल
6 महीने के बाद उसमें क्या होगा, जंग लगेगा। तो ये स्लो रिएक्शन है। तो रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया जो होती है वो दो तरह से होती है, स्लो रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन। ठीक है, तो उसके बाद स्लो और फास्ट रिएक्शन के बाद उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। एक अभिक्रिया का एक अलग प्रकार होता है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय समझेंगे। जो अभिक्रिया दोनों साइड से होती है, जैसे जल से क्या होगा, ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ये H2O2 से जल बन जाएगा, जल से फिर क्या बन जाएगा, H2O2, यानी कि जैसे बर्फ से जल बन जाएगा, जल से बर्फ बन जाएगा। तो ये है आपका उत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय क्या है, जो अभिक्रिया सिर्फ एक ही दिशा में होती हैं, समझ गया ना। जैसे हमने एक बार H2 और एक बार Cl2 मिला के हमने क्या बना लिया, 2HCl। अब दोबारा जो HCl अम्ल है उससे हम ये H2Cl2 नहीं बना पाएंगे, ये हमारा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। रिवर्सिबल रिएक्शन और क्या होता है, नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन। तो हमारे पास उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में पूर्ण होती है, अनुत्क्रमणीय है जो दोनों दिशाओं में पूर्ण होती है, मतलब अभिकारक से उत्पाद बन सकता है, उत्पाद से अभिकारक बन सकता है, उसे हम कहते हैं उत्क्रमणीय यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन। इसके बाद हम आएंगे आगे, तो यहाँ पर पाएंगे अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि क्या है, अभिक्रिया की कोटि जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया कोटि 4 प्रकार की होती है, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि। मतलब अभिक्रियाओं के प्रकार में ये भी सम्मिलित है कि कितने प्रकार की अभिक्रिया होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब है अभिक्रिया की जो है उनके अणुओं के मतलब सापेक्ष में अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले समझें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, अभिक्रिया की कोटि। तो क्रियाकारक यानी कि अभिकारक, क्रियाकारक के उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन होता है, तो उसे हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ध्यान समझना, अभिकारक के उन अणुओं की संख्या, मतलब अभिकारक मतलब जो केमिस्ट्री में क्रिया करते हैं, क्रियाकारक वाले जो है लिखा है ना साफ साफ, क्रियाकारक तत्व या अणु। क्रियाकारक के उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान, जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन होता है, जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन होता है, उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो अगर क्रियाकारक के अणुओं की संख्या में अभिक्रिया के दौरान जितना परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। और अभिक्रिया की कोटि जो है वह 4 प्रकार की होती है। इसको सबने आपने नोट कर लिया, इसको पूरा नोट कर लेना। अभिक्रिया के प्रकार भी नोट कर लेना, अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय, तीव्र रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन, तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया बीच का है, किताब में आपको मिल जाएगा, मैं आपको समझा दिया, इसको आप नोट कर ले। इसके बाद आगे आएँ। आज सिर्फ मैं आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया की चर्चा पूरी कर दे रहा हूँ। इसके बाद प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया 4 प्रकार की होती है, ध्यान समझना। शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ये मतलब 4 प्रकार की तृतीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम जानेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जो अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इसमें हम लिख दे रहे हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अभिक्रिया का जो वेग है अगर वो समानुपाती होगा शून्य घात के, R0 के अगर समानुपाती होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं।
शून्य कोटि का मतलब ये है, शून्य घात का मतलब ये है कि जिसकी सांद्रता वेग पर डिपेंड ना करती हो। यह बात ध्यान सुनना। शून्य कोटि में क्या है? ऐसी अपक्रिया जिसका वेग क्या होगा? सांद्रता पर डिपेंड ना करता हो। जैसे में समझिए, एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे। शून्य कोटि की अपक्रिया, व्हाट इज जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि शून्य कोटि की अपक्रिया क्या है? ऐसी अपक्रिया जिसका वेग जो है, ऐसी अपक्रिया मतलब ऐसी अपक्रिया जो अपक्रिया हो रही हो और उस अपक्रिया का जो वेग है वो किस पर डिपेंड न करे? उस अभिकारक की सांद्रता से कोई मतलब नहीं रखता हो। सांद्रता परिवर्तन अपना हो रहा है, वेग अपना बढ़ रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। जैसे सूर्य के प्रकाश, मतलब ऐसी अपक्रियाएं कैसे? जैसे प्लेटिनम धातु की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश में। अब ये मान लीजिए कि H2Cl2 जो है, मतलब हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस सूर्य के प्रकाश में रख देने पर मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं, लेकिन ये निश्चित नहीं है कितने देर में बनाएंगे, मतलब उसका वेग निर्धारित नहीं है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में है। सूर्य के प्रकाश का लिमिटेशन नहीं है कि वो कितना तेज आएगा, जो जल्दी से भी हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा, 5 मिनट में हो जाएगा, 2 घंटे में भी नहीं होगा। तो ऐसी अपक्रिया जो किसी बाह्य स्रोत से डिपेंड करती हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश से संबंध रखती हों, ठीक है ना, या किसी प्लेटिनम धातु मतलब उत्प्रेरक पर डिपेंड करती हों, किसी और से संबंधित हों, किसी और से जुड़ करके वो अपक्रियाएं पूर्ण होती हों, वो हमेशा शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती हैं। उनका जो है जीरो घात से वेग पर मतलब समानुपाती होता है। जीरो घात का मतलब है कि जो सांद्रता होती है वो वेग से कोई मतलब नहीं रखती है। एकदम स्पष्ट है, खुले शब्दों में कुछ करना नहीं है, एकदम आपके समझ में आ जाएगा कि जिसका सांद्रता जो है अपक्रिया के वेग से निर्भर न करती हो, वही क्या है? जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। जैसे सूर्य के प्रकाश में कोई भी अपक्रिया कराई जाए, सूर्य के प्रकाश में कराई गई सारी अपक्रिया क्या होती है? शून्य कोटि की अपक्रिया। पहला नंबर, प्लेटिनम किसी भी धातु की उपस्थिति में, लोहे की उपस्थिति में, प्लेटिनम की उपस्थिति में, मरकरी की उपस्थिति में, किसी भी धातु की उपस्थिति में कराई गई अपक्रिया हमेशा क्या होती है? शून्य कोटि की अपक्रिया होती है। ठीक, या किसी भी बाह्य तत्व की उपस्थिति में कराई गई अपक्रिया हमेशा क्या होती है? वो हमेशा शून्य कोटि की अपक्रिया होती है। जैसे सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस को मिलाने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का बनना क्या कहलाता है? शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाएगा। शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाएगा। ठीक है, तो इसको समझेंगे कि जो सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, बोल दे रहे हैं एक बार, क्योंकि इससे आपको समझ नहीं आएगा क्या लिखा है। तो सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस को मिलाने पर HCl अम्ल का बनना शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है, क्योंकि 2H2 और Cl2, ये H2 और Cl2 जो है सूर्य के प्रकाश में क्या बनाता है? 2HCl बनाता है। यह अपक्रिया क्या कहलाती है? शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। पहला एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल अमोनिया का है। सूर्य के प्रकाश में जो अमोनिया गैस है वो क्या होती है? उसका विघटन हो जाता है। विघटन होने पर इसमें नाइट्रोजन गैस निकलती है और जो है इसमें क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस में क्या होता है? ये अमोनिया गैस टूट जाती है। यह भी शून्य कोटि की अपक्रिया है। ठीक है, तो ऐसी सारी अपक्रिया जो शून्य कोटि के में अपक्रिया हैं, वो सारी जो सूर्य के प्रकाश में कराई जाए या किसी धातु के उपस्थिति में कराई जाए, उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाए, वो सारी अपक्रिया शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती हैं। ठीक है, आपका ये हो गया रासायनिक बल गतिकी हो गया, अपक्रिया के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, अपक्रिया का वेग, अपक्रिया के प्रकार हो गया और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, अपक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो अभिकारक में जो अणुओं की क्रिया करने अणुओं मतलब सक्रिय अणुओं की जो संख्या होती है उसके आधार पर जो क्रिया होती है अपक्रिया की, उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसमें से पहला है शून्य कोटि की अपक्रिया। इसकी चर्चा हो गई, सबको समझ में आ गया होगा। किताब से खूब प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, एकदम समझ में आ जाएगा। इसके बाद दूसरा है प्रथम कोटि की अपक्रिया, उसको हम अगले वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए ढेर सारा प्यारा आशीर्वाद आप लोगों को।
थैंक यू।